हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा टेबल्स के बारे में। फैब्रिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो वन लेक है वो डेल्टा टेबल्स के ऊपर ही बनाया हुआ है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो डेल्टा टेबल्स है वो कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रॉप्राइटरी टूल नहीं है। डेल्टा टेबल्स जो हैं वो ओपन सोर्स है, इसे लाइनक्स फाउंडेशन रन करता है और ये फुली फ्री है। तो इसके ऊपर यानी कि इसको बेस मान करके माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर रेडी की है, यानी कि डेल्टा टेबल्स को यूज़ किया है। तो डेल्टा टेबल समझने से पहले हम समझते हैं कि पार्केट फाइल क्या होती है, राइट। जैसे CSV फाइल है, हमारे पास एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है या टैब डिलिमिटेड फाइल है, ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मेट है पार्केट फॉर्मेट। अगर आप पावर BI के वर्टीपैक इंजन से फुली अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि जो पावर BI के जो डेटा सेट्स है वो रॉ बाय रॉ डेटा ना स्टोर करके कॉलम बाय कॉलम डेटा स्टोर करता है और उनको अलग अलग तरीके से कंप्रेस कर सकता है, राइट। किसी अलग वीडियो में इस कंप्रेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे हम, पर इतना समझिए कि हर कॉलम को कंप्रेस करके एक बहुत ही स्मॉल डेटा सेट बना दिया जाता है। तो जब उसे रन करते हैं तो वापस कैलकुलेशन से वो उसको अनकम्प्रेस करना होता है, फिर उस पर हम क्वेरी चलाते हैं, डेटा सेट चलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा स्पेस है, जो हमारा कीमती स्पेस है, वो हमारा सेव हो जाता है। तो सेम यही मेथड जो है वो पार्केट फाइल यूज़ करता है ऑलरेडी। यानी कि पार्केट फाइल को हम ओपन ऐसे करके देख नहीं सकते कि उसमें डेटा क्या है, लेकिन हम उसको पाइथन से, पांडा से, स्पार्क से रीड कर सकते हैं कि उसमें कौन सा डेटा है। तो यानी कि वो भी काफ़ी कंप्रेस करके बनाया जाता है। यानी कि हो सकता है कि आपके पास कोई मल्टीपल GBs में फाइल हो CSV की, तो जब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पार्केट फाइल में तो वो कुछ MBs में ही रह जाएगी। यानी कि इतना ज़्यादा भी कंप्रेशन हो सकता है। वो बेस्ड होता है कि डेटा की जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस कह लीजिए, या फिर डिफरेंट मेटा डेटा के बेस पर वो कंप्रेशन चलता है। लाइक कि कॉलम की कार्डिनलिटी क्या है, राइट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि एक कंप्रेशन टेक्निक है जो पावर BI यूज़ करता था, और फैब्रिक में जो डेल्टा टेबल्स हैं वो भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सिस्टम पर जाकर समझते हैं कि डेल्टा टेबल्स क्या है, कैसे बनाया जा सकती है इनको, और कहाँ कहाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, राइट। तो यही हमने अपना वर्क स्पेस ओपन किया हुआ है। अब इस वर्क स्पेस के अंदर हम ये अपना ब्राउन लेक हाउस खोल लेते हैं, राइट, क्योंकि ये फैब्रिक का लेक हाउस है। तो इसके अंदर जो टेबल्स ऑप्शंस हैं, देखो यहाँ पर हम दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा भी, कि एक है हमारे टेबल्स और दूसरी हमारी फाइल्स। तो फाइल्स के फॉर्मेट में है ही, लेकिन जो टेबल्स हैं वो एक्चुअल में डेल्टा टेबल्स होती है। अब डेल्टा टेबल्स क्या है, देखिए समझिए। डेल्टा टेबल्स क्या है, एक तरह से पार्केट फाइल ही है, राइट। बहुत सारी पार्केट फाइल है, लेकिन पार्केट फाइल के साथ साथ एक लॉग फाइल भी रखी हुई है, और वो लॉग फाइल बताती है कि अभी हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं उन पार्केट फाइल्स के ऊपर। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर एक CSV फाइल थी जो हमने लास्ट वीडियोस में इंपोर्ट की थी, और इस CSV फाइल को हमने कन्वर्ट कर दिया था इस टेबल में, डेटा फ्लो की हेल्प से या फिर नोटबुक की हेल्प से, जिसके हेल्प से भी किया हो, पर हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया था। अब देखिए अगर हम इस टेबल पर राइट क्लिक करें और देखो यहाँ ऑप्शन मिलेगा व्यू फाइल का, और इस व्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पार्केट फाइल्स दिख रही हैं। आप देखेंगे इनका जो फॉर्मेट है वो पार्केट है, .parquet, और ये कुछ फाइल्स यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कुछ MBs है, इनका फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है। और देखो ये है डेल्टा लॉग फोल्डर। अब इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पर दो JSON फाइल है, और आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मल्टीपल जीरोस है, तो ये 0 है और ये मल्टीपल जीरोस के बाद ये 1 है, राइट। तो देखो सबसे पहले 0 खोलते हैं और देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, तो कोई ऑपरेशन लगाया, देखो यहाँ पर रिप्लेस टेबल कुछ, और यहाँ पर पार्केट फाइल का पाथ दिया हुआ है, इंजन मैशअप इंजन यानी पावर क्वेरी से डेटा फ्लो से किया गया है ये काम, राइट। और यहाँ पर उसके कॉलम्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, देखो नेम, पोर्टफोलियो, टाइप, स्ट्रिंग, इस तरह से कई सारे आ रहे हैं इसके अंदर। अब वापस जाते हैं सेकंड वाले, देखते हैं क्या है 1 वाली में। अब यहाँ पर देखो ऑपरेशन है अपडेट, वहाँ पर क्रिएट था, यहाँ पर भी इंजन इन्फॉर्मेशन क्या है, मैशअप इंजन। मैशअप इंजन हम जानते होंगे कि ये M लैंग्वेज का इंजन है, तो मैशअप को M बोलते हैं, तो M कोड से किया गया है, यानी कि डेटा फ्लो से किया गया है काम, ठीक है। तो देखो अब ये पार्केट फाइल ही है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा लॉग फोल्डर है, तो ये जो फाइल्स हैं हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा टेबल्स है, ये हमारे डेल्टा टेबल्स हैं, जहाँ पर ये
जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो ट्रायंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर यह है कि ये डेल्टा फाइल है। तो अब यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ इसका, तो यहाँ पर एक दो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। एक तो हम इसको ऐसे RDBMS यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह इन मल्टीपल टेबल्स को, क्योंकि हम रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स के बीच में यहाँ पर, और हम उस पर सिक्वल भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ लास्ट वीडियोस में देखा भी था। और दूसरे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, हम यहाँ पर हमारे पास फाइल्स हैं, यानी कि हमें फाइल की बेनिफिट भी मिल रहा है। अब मैं इस तीनों फाइलों को कॉपी करके कहीं ले जाऊँ और इन्हीं फाइल से, देखो ज़्यादा खास नहीं है, कुछ 4 MB की है, राइट, तो टोटल 4 MB की फाइल है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 88 MB की थी, देखो कितना कंप्रेशन हुआ है, तब जा करके ये एक 4 MB की फाइल बनी है और सेम इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, राइट। तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है फाइल सिस्टम की तरह, और हम इस पर हमें RDBMS की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें मिल रही है, RDBMS का फीचर भी मिल रहा है। आप अगर अपने SQL बैकग्राउंड से जानते होंगे कि SQL की फाइल्स उतनी ईजी से हम मूव नहीं कर पाते, इतनी ईजी से हम ये मूव कर पाएंगे, और सेम फाइल पर हम डिफरेंट टाइप की एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, राइट। तो इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं डेल्टा टेबल्स को, कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं उनको, कैसे एडिट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, और सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक नई नोटबुक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन नोटबुक ही है, तो हम एक न्यू नोटबुक ओपन करते हैं, ठीक है। देखो ये नोटबुक ओपन हो गई, ये लेक हाउस ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे यहाँ पर, ये टेबल तो ऑलरेडी है, हम एक नई टेबल बनाएंगे यहाँ पर, और फाइल हम सेम ये लेने वाले हैं, ये रही वो फाइल। अब राइट क्लिक करते हैं, लोड डेटा, देखो यहाँ पे स्पार्क आ रहा है और पंडास दोनों यहाँ रहे हैं। हम किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों उसमें हम काम कर सकते हैं, राइट। पाइथन लैंग्वेज तो बेस है ही, पाइथन के ऊपर ही स्पार्क लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, और पाइथन के ऊपर ही हम पंडास लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि हम जो टेबल्स बनाने के ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास अभी स्पार्क के अंदर है यहाँ पर, तो हम पांडास से क्लीनिंग करेंगे और फिर स्पार्क से वो डेटा को लोड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पांडास। तो कोई कोड बन गया यहाँ पर, फिर देखो ये जो लोकल फाइल है पांडास से, देखो यहाँ पर ये बन गया है। हम इसको अगर हम दोबारा करें इसका कोई स्पार्क से, देखेंगे ये कोड बना है, ये स्पार्क डेटा फ्रेम जो है सीधा ही उसको रीड कर सकता है, किसी भी एक तरीके से मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये वाला मेथड हटाते हैं और इस मेथड से ही हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होने का फ़ायदा ये होता है कि अब हमें किसी नई चीज़ को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्रेडेंशियल डालना है, कैसे लॉगिन करना है, वो पार्ट क्लियर हो जाता है। देख रहे हैं, सिंपल फाइल थी, मैंने उसको लोड किया, सीधे यहाँ पर वो लोड हो गई। देखो ये देखो, ये देखो ये हमारा नीचे टेबल आ गई है। काम करते हैं, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, इसको थोड़ा साइड करते हैं। क्लियर आउटपुट कर लेते हैं, और अब एक नया df.head एक पांडासी कमांड है। तो देखो ये टॉप 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, राइट, सब चीज़ के। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक नया कमांड लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ df.columns, तो एक कॉलम की लिस्ट आ जाएगी। देखो कुछ एक स्पार्क के साथ जब हम काम करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कॉलम के नेम में जो स्पेसेस हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस तो ये रहती है कि स्पेसेस कॉलम या फील्ड की में आए ही ना। तो सबसे पहले हमें रीनेम करना पड़ेगा इन कॉलम्स को। तो क्योंकि हम पांडास में ही हैं, पांडास का यूज़ कर रहे हैं, तो पांडास का यही ऑप्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक टेम्पलेट है कॉलम को रीनेम करने का। तो df.rename फंक्शन है, और यहाँ पर कॉलम में हम डिक्शनरी डाल सकते हैं पूरी। तो जो पहला वाला है वो न्यू ओल्ड नेम है, और जो दूसरा वाला है वो न्यू नेम है। तो सबसे पहले ये पोर्टफोलियो नेम,
जहाँ स्पेस है हम सबको क्लियर कर देते हैं। एक पोर्टफोलियो नेम को हम कर देते हैं पोर्टफोलियो नेम, या फिर सिर्फ पोर्टफोलियो कर देते हैं। और उसके बाद ये मैच टाइप, इस मैच टाइप को कर देते हैं हम मैच टाइप। और अब ये जो कस्टमर सर्च टर्म है, इसमें हमें लगाने पड़ेंगे डबल कोट्स, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा फिर हम बाकी दोनों का ये एट टाइप हम लेंगे नहीं बाद में, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट ले लेते हैं। और जो ये कॉलम है इसको भी ऐसे कर देते हैं। अब डबल कोट और सिंगल कोट दोनों यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, आपको मालूम ही होगा। इसका नाम देते हैं टोटल सेल्स। ओके, बाकी कॉलम हम डिलीट मार देंगे, डेट कॉलम भी रहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारी कमांड, इसे हम रन करते हैं। देखो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम यहाँ पर df डॉट हेड रन करेंगे, देखेंगे ओल्ड नेम ही आ रहे हैं, क्योंकि इस कमांड ने टेम्परेरी रिजल्ट दिया है। इस मेन डेटाबेस में इसको चेंज करने के लिए या तो df इक्वल टू करेंगे हम, या फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, और इसे रन कर देंगे। ठीक है, ये रन हो गया। इसके बाद इसे रन करेंगे, देखो क्लीन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कॉलम हमारा काम किया है। तो इसके अंदर जो कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है, बिल्कुल लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट देंगे हम, और उनमें सारे कॉलम दे देंगे जो चीज़ चाहिए। तो ये कॉलम चाहिए, इसके अलावा हमें करेंसी कॉलम चाहिए, इसके बाद हमें कस्टमर सर्च टर्म चाहिए, हमें इम्प्रेशन चाहिए, और हमें यहाँ पर टोटल सेल भी चाहिए। टोटल सेल और एक स्पैन कॉलम और है। अब इसे हम रन करते हैं। करेक्ट, यही हमें रिजल्ट, इस तरह से रिजल्ट चाहिए। पर सेम ये भी हम इसे भी कर देते हैं df इक्वल टू, तो इन प्लेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए वाले डेटा में ये सेव हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास df में वो सारा डेटा है। राइट, ये रहा वो सारा क्लीन डेटा। अब चाहे तो किसी हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये हमारा डेटा है। और अब इस डेटा को हम भेज देते हैं किसी एक टेबल के अंदर। राइट, पर एक और काम है, यहाँ पर हम करेंसी पर फिल्टर लगाएंगे। तो ये सारा डेटा नहीं भेजने वाले हम भेजेंगे कुछ डेटा। ठीक है, तो करेंसी इक्वल टू GBP या फिर USD, इसे रन करते हैं। ठीक है, देखो अब ये इस वाले फॉर्मूले से सिर्फ USD आ गया है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं USD DF इक्वल टू, राइट, अब ये USD DF बन चुका है।
और अब अगर हम इसे डिस्प्ले करें USDTF, राइट, ये आ गया हमारा USDTF। इसमें सिर्फ USD करेंसी है। अब देखिए, क्योंकि अब हमारे पास ये जो टेबल है वो पांडास डेटा फ्रेम में है, तो पांडास को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पार्क में, राइट। जरूरी नहीं सब चीज़ याद हो, हम गूगल भी कर सकते हैं। अगर हम लिखें पांडास डेटा फ्रेम टू स्पार्क डेटा फ्रेम, राइट, कहीं भी जा सकते हैं, हमें इसमें ऑप्शंस मिल जाएगा, राइट। ये देखो, ये है वो ऑप्शन। नए कॉलम में करते हैं df_spark इक्वल टू spark डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम टू डेटा। एक्चुअली यहाँ पर जो डेटा फ्रेम है वो मुझे ये USD वाला लगाना है। और अब इसको हम रन करते हैं, तो अब ये df_spark जो बना है ये हमारा स्पार्क डेटा फ्रेम है। देखिए, ये हमारा स्पार्क डेटा फ्रेम है। इसको हम मूव कर सकते हैं हमारे लेक हाउस के अंदर और उससे हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक हमें बनानी है एक डेल्टा टेबल, जो कि पहले हमने पांडास से और फिर हम स्पार्क से करने वाले हैं। अब जो ऑप्शंस है वो पांडास के अंदर, स्पार्क के अंदर, तो हम DF लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम राइट लिखने के बाद हम फॉर्मेट लिखेंगे और इस फॉर्मेट के अंदर हम ऑप्शन देंगे कि किस फॉर्मेट में रखना है। तो हमें रखना है डेल्टा फॉर्मेट में, ये तो डेल्टा कर देते हैं। इसके बाद कॉमा करेंगे। अब एक फंक्शन है सेव एज टेबल। अब इस सेव एज टेबल के अंदर हम उस टेबल का नाम डाल देंगे जो हम नया बनाने वाले हैं। तो टेबल का नाम है हमारा एड्स USD, ये रख देते हैं एड्स USD और इसे रन करते हैं। कुछ टाइम ले रहा है ये। ओके, तो रन हो गया है ये। अब इधर जाते हैं और यहाँ पे जाकर इसे रिफ्रेश करते हैं। फिर देखिए ये वो टेबल आ चुकी है, इसको भी रीड करके देखते हैं। यहाँ पर देखो ये USD डेटा यहाँ पर आ रहा है। फिर एक कोई नोटबुक में हम अब लेक हाउस खोलते हैं और वहाँ जाके क्रॉस चेक करते हैं। राइट, ये रही वो टेबल, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेबल आ जाएगी। लेकिन हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम देखेंगे व्यूज फाइल। तो देखो ये फाइल बनी है हमारी 171 KB की। और डेल्टा लॉग में जाएंगे तो देखो ये पहला वर्जन बना है, इस वर्जन में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, जैसे सिक्वल में होता है क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, मतलब कि टेबल यहाँ बन जाएगी हमारी। राइट, पार्टीशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो मार्केट फॉर्मेट है, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। अब हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर। अगर हम नोटबुक में वापस जाएं और ये तो हम डिलीट कर देते हैं। सेव एज टेबल के पहले हम एक और पैरामीटर यहाँ ला सकते हैं जो कि है मोड। और मोड हम दे सकते हैं ओवरराइड, अगर हम दोबारा से राइट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको मोड को हटा दूँ अभी, और जो मैंने अभी कमांड लिखी थी इसको अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पर एरर आएगी। देखो ये एरर आ गई, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑलरेडी ये टेबल है हमारे पास। तो जब हमने कुछ भी नहीं किया है तो टेबल बना दी उसने, तो ये एरर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ये बार बार रन करवानी है क्वेरीज, तो इस कमांड का यूज़ करेंगे तो एक बार तो बन जाएगी, दूसरी बार में फिर एरर आ जाएगी। तो हम मोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मोड लिखेंगे और मोड के अंदर हम डाल देंगे ओवरराइड, सॉरी ठीक है, ओवरराइड। और अब इसे हम रन करते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गई है। अब वापस जाते हैं यहाँ लेक हाउस में और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं।
व्यू फाइल्स में जाते हैं। देखो अब ये 2 लॉग हो गई हैं, देखो सेम टू सेम 2 फाइलें बन गई हैं यहाँ पर हमारी। लेकिन डेल्टा लॉग में जाएँ क्योंकि देखो एक में वर्जन 1 है, एक में वर्जन 2 है। देखो वर्जन 0 में जाएंगे तो देखो ये हमने क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट से किया था, और अब ये वर्जन 1 में जाएंगे देखो ये अब क्रिएट क्या रिप्लेस टेबल एज सिलेक्ट है। यानी अब जो ये कमांड है वो क्रिएट करेगी, जब नहीं है अगर है तो रिप्लेस करेगी। ओवरराइड का मतलब सेम यही है कि वो फाइल को ओवरराइड कर दिया जाएगा, जो भी डेटा हो डिलीट मार के नया डेटा डाल दिया जाएगा। पर ऑब्वियसली ये डिलीट नहीं करता है, ये देखो उसका वर्जन 0 कर देगा उसका। यहाँ पर एक नई फाइल बन गई है, दोनों फाइलें कनेक्ट हो गई हैं। यानी कि अब ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन है, मतलब उल्टा भी हो सकता है, मतलब हमें देखना होगा कौन सा पुराना है कौन सा नया है। वैसे तो हम टाइम से देख सकते हैं, तो ये 29 पर, ये 31 पर है, तो ऑब्वियसली ये एक नया वाला वर्जन है, ये पुराना वर्जन है। दोनों में सेम ही डेटा था, तो ऑब्वियसली दोनों में सेम ही डेटा है, इसलिए देखो दोनों की फाइल साइज भी सेम ही है। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं पहले। अब हम क्या करने वाले हैं, GBP करने वाले हैं, और डेटा फ्रेम का नाम अभी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हमने ये रन किया और अब हमने इसे रन किया, तो देखो यहाँ पर हम दिख जाएगा GBP वाला डेटा को, सॉरी GBP का कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पर। तो हम INR करते हैं, ये रन हो गया है। अब ये दोबारा रन करते हैं, ये रन हो गई है। और अब ये रन करते हैं, नो डेटा अवेलेबल। कोई नहीं, इसको क्या हम करते हैं, इसको फुल चलाते हैं ऊपर से नीचे तक। INR आ गया है, हेड भी आ गया है, कॉलम्स भी दिख गए हैं, रीनेम कॉलम भी हो गया है, कोई INR आ भी गया यहाँ पर। अब आगे जाके ये स्पार्क डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर हम अपेंड कर रहे हैं, टेबल का नेम अभी वही है, ठीक। देखो ये भी रन हो गया है। अब जाके चेक करते हैं, देखिए अब ये 3 फाइलें बन चुकी हैं, और जो तीसरी फाइल है वो 3 MB की है। अब कुछ डेटा हमारा इसके अंदर है, ये इंडिया की फाइल है, कुछ डेटा हमारा इसके अंदर होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसे व्यू फाइल करते हैं और डेल्टा लॉग में जाकर देखते हैं, लास्ट वाले में। इसमें देखो राइट ही किया गया है, लेकिन मोड जो है अपेंड किया गया है, राइट। अब इस मोड अपेंड में इसने देखो ये पार्केट फाइल ऐड की है, देखो ऐड की है ये पार्केट फाइल। इसको हम देख लेते हैं, 77B1 है, ठीक है। और बाहर जाते हैं, देखो 77B1 वो 3 MB की फाइल। यानी कि देखो एक इसमें से ओवरराइड करने पर, तो एक्चुअली अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, हर बार ये बना तो रहा है नई पार्केट फाइल, लेकिन डेल्टा लॉग में कुछ कॉम्बिनेशन बना करके वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है। अगर ओवरराइड करना है तो 2 नई फाइल बन जाएंगी, पुरानी फाइल रहेगी, एक नई फाइल बन जाएगी, और लॉग की जिम्मेदारी ये है कि कौन सी फाइल अब लेटेस्ट वाली फाइल है, अगर हम ओवरराइड करते हैं तो। अगर हम अपेंड करते हैं तो वो पुरानी वाली फाइल जो कि लेटेस्ट है उसमें वो अपेंड कर देगा दूसरी वाली फाइल को, यानी कि वो फाइल रहेगी वहीं पर उन दोनों का अपेंड करके रिजल्ट दिखाएगा कि अब ये फाइल है, राइट। तो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये उसको मैनेज कर रहा है। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये फाइल लीड मार दूँ, सिर्फ ये वाली फाइल, और ये फाइल किसकी है, ये फाइल है हमारी ओल्ड वाली, बट इसको डिलीट मारते ही हमारे डेटा में से अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि यही वो फाइल है बिना किसी कमांड के। स्पेशली हम सिर्फ फाइल को रिमूव करके ही वो डेटा हम कर सकते हैं। तो अगर मैं राइट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम हमारी जो फाइल है वो हमारी काम करती हैं। तो डेल्टा टेबल के बारे में सब कुछ क्लियर यहाँ पर हो चुका है हमारा। कोई भी आपका डाउट रहता है या फिर कोई क्वेश्चन रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो टॉप में का लिंक मिल जाएगा आपको। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।